अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में के बारे में, ठीक है? तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले सबसे पहले हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझना होगा, ठीक है? क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ठीक है? तो पहले हम ये समझेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थी, उसके क्या फेलियर थे, जिसकी वजह से बोर एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि बोहर जो है वो रदरफोर्ड के अंदर लैब में काम कर रहा था। मतलब आप ये समझ लें कि बोहर जो है वो रदरफोर्ड का असिस्टेंट ही था, ठीक है? मतलब दोनों एक लैब में काम कर रहे थे, लेकिन बोहर रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहा था। मतलब ये दोनों एक ही लैब में काम कर रहे थे। तो क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एटम के बारे में एक एटॉमिक मॉडल दी, ठीक है? रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दी जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नाम दिया, ठीक है? तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटम के बारे में एक मॉडल दिया जिसको क्या कहते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेलियर क्या थे, उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो उसने गलत कही थी या उसके क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से बोहर एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है? जिसने बर्थ दिया बोहर एटॉमिक मॉडल को, तो वो कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसने बर्थ दिया बोहर एटॉमिक मॉडल को, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो 1911 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में बात की थी और उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है? तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने तो पहली बात ये की थी कि एटम्स के अंदर जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मतलब एटम्स का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? जिस तरह आपको मैंने कहा था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर एक शॉर्ट वॉल्यूम में जमा होता है, ठीक है? और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास उस जगह पे जो है वो क्या होता है? वो कंसंट्रेट होता है। तो सबसे पहले उसने ये बात की थी। अच्छा, फिर उसने ये कहा था कि रेडियस ऑफ एटम का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है? मतलब आप हेयर को ले लें, मतलब उसकी रेडियस, एटम की रेडियस इतनी कम होती है जितने हेयर को आप देख लें उसकी रेडियस होती है, ठीक है? 10⁻10 मीटर। उससे उसकी रेडियस हेयर से भी कम होती है, ठीक है? अच्छा, फिर रेडियस ऑफ एटम अगर 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस भी उससे कम होनी चाहिए, न्यूक्लियस की रेडियस उससे कम होनी चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, ठीक है? तो अगर एटम, लेट सपोज आप एक रूम ले लें, ठीक है? तो वो रूम जो है वो क्या शो करता है? और वो रूम जो है वो आपके लिए क्या है? वो एक एटम है, ठीक है? लेकिन उस रूम के अंदर आपके पास अगर एक सुई है, ठीक है? तो वो सुई क्या होता है? वो सुई जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एटम 10⁻⁻10 है, उसका रेडियस 10⁻⁻10 है, तो न्यूक्लियस का रेडियस उससे भी कम होना चाहिए। तो रेडियस का न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है? वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है? तो एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब एटम की रेडियस से 5 गुना कम, ठीक है? 10⁻⁻15 मीटर और ये क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो एटम के रेडियस से भी कम होता है, ठीक है? क्योंकि एटम, न्यूक्लियस जो है वो एटम के अंदर होता है, ठीक है? अच्छा, फिर हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या ड्रॉबैक्स थी, इसके क्या फेलियर थी जिसकी वजह से बोहर एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है? तो वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सबसे पहले जो ड्रॉबैक थी उसमें ड्रॉबैक क्या थी कि रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है? रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को किस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका कि हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक थ्योरी है, ठीक है? कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कोई चीज़ जो है वो सर्कल में ट्रेवल कर रही है, लेट सपोज आपके मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ वो जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है? तो वो जब सर्कल में मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगी? क्योंकि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है? तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी है यह कि जब इलेक्ट्रॉन
जब कोई चीज़ जो है वो सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन, जब किसी बॉडी के साथ एक्सेलरेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी ये है या इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी ये है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ चार्ज होता है, ठीक है, और वो एक्सेलरेटेड भी होता है, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी इमिट करता है, मतलब उसमें से रेडिएशंस इमिट होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन इस तरह करता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वो क्या होगी, उसमें एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ चार्ज भी है और वो एक्सेलरेटेड भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये है कि जब किसी पार्टिकल के साथ चार्ज होता है और वो उसके साथ वो एक्सेलरेटेड भी होता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, वो रेडिएशंस एमिट करता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होगा, और इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में यहाँ पे मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वो क्या होगी, उसके साथ एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है, ठीक है, और उसके साथ एक्सेलरेशन भी है, तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी इमिट करनी चाहिए, मतलब इसको भी रेडिएशन इमिट करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व अराउंड करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके साथ एक्सेलरेशन भी होगा और ये चार्ज पार्टिकल भी है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस जब ये करेगा तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। जब ये एनर्जी को एमिट करेगा तो आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के साथ निगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा सर्कुलर मोशन में तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके साथ एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड होगा। जब वो एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है, वो एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक, रेडिएशंस जो है वो क्या करता है, वो एमिट करता है। तो यहाँ पे आप देख ले, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेगा सर्कुलर मोशन में तो वो एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक जब कोई पार्टिकल जो है वो चार्ज होता है, मतलब उसके साथ चार्ज होता है और वो एक्सेलरेटेड भी होता है, वो तो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वो क्या करेगा, और न्यूक्लियस भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस शेल में यहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ क्या होगी, यहाँ पे ये एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस क्या कर लेगा, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये जाके इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा, ठीक है। तो ने क्या हो जाएगा कि एटम जो है वो क्या हो जाएगी, वो आके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगी। जब एटम न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगी तो एटम क्या हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एटम रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि एटम खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एटम खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लें एटम जो है वो क्या रहेगा, वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा और एटम खत्म हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि एटम तो है वो खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, अगर एटम खत्म हो गया तो हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसकी सबसे पहले ड्रॉबैक क्या थी, रदरफोर्ड की सबसे पहले ड्रॉबैक ये थी, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि रदरफोर्ड की सबसे पहले ड्रॉबैक ये थी कि इलेक्ट्रॉन ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको मैंने क्या कहा है कि जब कोई पार्टिकल जिसके पास चार्ज होता है, ठीक है, और वो उसके साथ एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें जब इलेक्ट्रॉन
इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो इसके साथ एक्सेलरेशन भी, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो इसके साथ एक्सेलरेशन भी आएगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड भी होगा। तो यहाँ पे आप देख लें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ठीक है, मतलब कोई किसी चार्ज पार्टिकल के साथ जब एक्सेलरेशन होता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होगा, जब वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल भी है और वो एक्सेलरेटेड भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको एनर्जी एमिट करनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी एमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस तरह का टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस क्या कर लेगा, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा और एटम जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा और न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटम जो है वो क्या हो जाएगी, एटम ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एटम नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि एटम जो है वो सारी क्या कर लेगी, जाके न्यूक्लियस में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड होगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाके या एटम जाके न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, उसके साथ टकरा जाएगा, ठीक है, उस पर गिर जाएगा। तो एटम जो है वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। तो एटम जब ब्रेक हो जाएगी तो हमारे पास एटम रहेगा ही नहीं, ठीक है। जब एटम रहेगा नहीं तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि एटम ना रहे, ठीक है, क्योंकि एटम एटम ने तो स्टेबल होना है, ठीक है, एटम तो स्टेबल रहता है, ठीक है। अगर एटम खत्म हो गया तो हम यहाँ पे मतलब हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एटम जो है वो तो ब्रेक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख लें कि रदरफोर्ड के मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करता तो ये एनर्जी को एमिट करता। जब ये एनर्जी को एमिट करता तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो इसकी एनर्जी अगर ये एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी तो ये जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, तो एटम नहीं रहेगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स क्या था, रदरफोर्ड का सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एटम जो है वो क्या हो जाएगी, वो तो ब्रेक हो जाएगी, मतलब एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो रहेगा ही नहीं। तो रदरफोर्ड का जो रदरफोर्ड के जो पास्टुलेट्स है उस वो पास्टुलेट जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ एक्सेलरेशन होगा। तो जब कोई पार्टिकल चार्ज भी होता है, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है और वो एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है। जब वो एनर्जी को एमिट करेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एटम हमारे पास रहेगा नहीं, वो स्टेबल नहीं होगा। तो रदरफोर्ड के मुताबिक रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। हमारे पास एटम जो है वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद न्यूक्लियस एंड एटम वोंट एग्जिस्ट, दिस विल हैपन इन 10⁻⁸ सेकंड। कि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ बात कही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, वो न्यूक्लियस के साथ जाके कोलाइड हो जाएगा, ठीक है, और एटम रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला ड्रॉबैक था, ठीक है, कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रेवल करेगा और तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा तो उसके साथ एक्सेलरेशन भी आएगी, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड भी होगा। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी होता है तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक वो एनर्जी को एमिट करेगा। जब वो एनर्जी को एमिट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये न्यूक्लियस एटम जाके क्या हो जाएगा, एटम जाके न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हो जाएगा। तो एटम खत्म हो जाएगी, एटम ब्रेक हो जाएगी, तो एटम एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक रदरफोर्ड का जो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा, सब सेकंड ड्रॉबैक इसका क्या था, रदरफोर्ड का जो सेकंड ड्रॉबैक था वो ये था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि ये डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करता जाएगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब आप एनर्जी को कम करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा, तो एटम नहीं रहेगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है
इन एनर्जी स्टेट्स में भी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इन एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हर ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एनर्जी को कम कर लेगा तो इस तरह से ट्रेवल करेगा और आके न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, कोलैड हो जाएगा, तो एटम खत्म हो जाएगी, एटम ब्रेक हो जाएगी, एटम एग्जिस्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन एनर्जी स्टेट्स में भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी रदरफोर्ड के मुताबिक अगर हम इनकी एनर्जी स्टेट्स का स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो क्या आना चाहिए, वो कंटिन्यूस आना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें हर वैल्यू आपके पास आना चाहिए, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि उसमें आपको हर किस्म की एनर्जी या हर किस्म की वेवलेंथ मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये डिस्क्रीट क्या होता है कि उसमें कुछ पार्टिकुलर एनर्जी या कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ कलर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें से कुछ ही कलर्स आपको शो हो रहे हैं, बाकी कलर्स आपको शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये डिस्क्रीट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक स्पेक्ट्रम आ रहा है और उस स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स आपको शो हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूस है, उसमें सारे कलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक यहाँ पे इसकी एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें, ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, बोर ने जब एक्सपेरिमेंट की तो उसने देखा कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है उसमें कुछ वेवलेंथ जो है वो शो हो रही है, बाकी वेवलेंथ उसमें गायब है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वो डिस्क्रीट होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगी, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो बोर ने देखा, उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि यहाँ पे कुछ वेवलेंथ जो है वो शो हो रही है, बाकी इसमें से गायब है। तो उसने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो स्पेक्ट्रम क्या है, वो डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूस नहीं है, उसमें हमें हर किस्म की वेवलेंथ नहीं मिल रही, ठीक है। तो सबसे सेकंड ड्रॉबैक इसकी ये थी कि ये डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। या इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से आप किस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम गैस के एटम्स को हीट करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास गैस के कुछ एटम्स हैं, ठीक है, और उस गैस के एटम्स को हम हीट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गैस के एटम्स को हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो रेडिएशंस को एमिट करेगा स्पेसिफिक वेवलेंथ के, ठीक है। तो हमारे पास उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास गैस के कुछ एटम्स हैं, ठीक है। उन गैस के एटम्स को हमने क्या किया, हीट कर दिया। यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, व्हेन गैस एटम्स हीट अप, जब हम हमारे पास कुछ गैस के एटम्स हैं, उन गैस के एटम्स को हमने क्या किया, हीट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इट विल एमिट्स रेडिएशन, वो रेडिएशंस को एमिट करेगा अब स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आएगी इसकी, वो क्या होनी चाहिए, वो डिस्क्रीट होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को एमिट करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आनी चाहिए वो स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ ही वेवलेंथ जो है वो शो होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस के वेवलेंथ को एमिट करते, रेडिएशंस वेवलेंथ को एमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगी उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास कुछ वेवलेंथ जो है वो शो होनी चाहिए, बाकी वेवलेंथ उसमें गायब होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम गैस के एटम्स को हीट अप करते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि लेट सपोज हमारे पास कुछ गैस के कुछ एटम्स हैं, ठीक है। क्या है, गैस के कुछ एटम्स हैं, उन गैस के एटम्स को अगर हम हीट अप करते हैं, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होता है, उसमें से रेडिएशंस एमिट होते हैं, ठीक है। और वो रेडिएशंस किस तरह एमिट होते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के होते हैं, ठीक है। कुछ खास स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस वो एमिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ठीक है, अगर हम गैस के एटम्स को हीट करते हैं तो वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है। तो वो उसकी जो वेवलेंथ आनी चाहिए वो इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें से कुछ ही वेवलेंथ शो होनी चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगा और बाकी वो एमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो स्पेक्ट्रम आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो डिस्क्रीट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होनी चाहिए थी, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए थी, ठीक है। तो
रदरफोर्ड का जो सेकंड ड्रॉबैक था वो यही था, ठीक है, ये कि डिस्प्लेड एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके मुताबिक जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड ड्रॉबैक थी, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके सेकंड ड्रॉबैक थी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर ये दो इसके बड़े ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। इसके बाद बोर का एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। तो 1913 में कुछ नोटिफिकेशंस करके इसने बोर एटॉमिक मॉडल को ही मतलब फॉलो किया था, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि बोहर जो है वो रदरफोर्ड के अंदर एक ही लैब में काम करता था, ठीक है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक बोर एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, ठीक है। उन पॉस्टुलेट्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ फेलियर थे। वो फेलियर में मैंने आपको बता दिया कि इसके रदरफोर्ड के कुछ फेलियर्स ये थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1913 में बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। और उसने 1913 में अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। तो बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स थे। तो बोर एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या था, इसका सबसे पहला पॉस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ सर्टन ऑर्बिट्स में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी ट्रेवल करेगा, यहाँ पे भी ट्रेवल करेगा, यहाँ पे भी ट्रेवल करेगा। लेकिन बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा, बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ खास एनर्जी लेवल्स में ही सर ट्रेवल करेगा, ठीक है। वो रिवॉल्व होगा, बाकी में नहीं होगा, ठीक है। और उन स्टेट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, उन स्टेट्स को उन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया, ठीक है। और वो स्टेट जो है उनके नेम क्या थे, KLM&N, ठीक है। अच्छा, फिर उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में ट्रेवल करेगा, उन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलेंगे, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो फिक्स्ड एनर्जी होगी। और उनको हम क्या बोलेंगे, हम उनको एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था, बोहर एटॉमिक मॉडल में आपको फिर बता देता हूँ कि इसकी सबसे पहली पॉस्टुलेट क्या थी, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर तरह के ऑर्बिट्स में ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। वो हर तरह के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला पॉस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एटम है, ठीक है। एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, ठीक है। या आप इसको एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, और ये ग्राउंड स्टेट होता है। तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो इस एनर्जी स्टेट में ट्रेवल करेगा, रिवॉल्व होगा, या तो वो इस एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व होगा। इसके बीच कहीं भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वो रिवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन हर जगह पे रिवॉल्व हो रहा था। लेकिन बोहर ने क्या कहा कि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन और स्टेबल ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करेगा, बाकी में नहीं करेगा, ठीक है। वो हर, उसका मतलब ये था, बोर के पहले पास्टुलेट का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह में रिवॉल्व नहीं होगा, कुछ ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होगा, यहाँ पे भी रिवॉल्व होगा, लेकिन इसके बीच यहाँ पे कहीं पे भी रिवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन स्टेबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होगा। और उन स्टेबल ऑर्बिट्स को उसने क्या नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन की कुछ फिक्स एनर्जी भी होगी, ठीक है। इनकी फिक्स एनर्जी होगी, और उन एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। तो उसने कहा यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं, इनको हम जो ऑर्बिट्स कह रहे थे, ये ऑर्बिट्स नहीं है, उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को इसने क्या नाम दिया, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को उसने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो बोर के मुताबिक, बोर का सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, बोर का सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ सर्टन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, बाकी में नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, लेकिन इसके बीच में कहीं पे रिवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। और उसके उन्होंने क्या नाम दिए, इस फर्स्ट को उसने नाम दिया के, इसको नाम दे दिया एल, ठीक है, एंड एम एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन इन स्टेट्स को इसने कुछ नाम भी दे दिया, के एल एम एन, ठीक है।
और इसने ये कहा कि यहाँ पे जो ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट है, इनकी कुछ फिक्स एनर्जी भी होगी, ठीक है। कि लेट सपोज इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, फर्स्ट की एनर्जी जो है वो En है, ठीक है। सेकंड की एनर्जी क्या होगी, Ep। तो इनकी ये एनर्जी क्या होगी, ये फिक्स्ड रहेगी, और इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहला पोस्टुलेट ये था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके पोस्टुलेट्स में और भी कुछ बातें आ जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हैव सेम इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। अच्छा, फिर उसने ये भी कहा कि यहाँ पे इस एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, या इस एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो इस एनर्जी लेवल की होगी, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा कि अगर इस एनर्जी लेवल की या इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो है En, तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी En होगी, ठीक है। अगर इस ऑर्बिट में या इस एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर उसकी एनर्जी है Ep, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी Ep, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी इज दैट ऑफ ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी होगी उस, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी मैंने बताया है, ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी Ep है, ठीक है, और हाई एनर्जी स्टेट की एनर्जी En है, ठीक है। तो बोहर के मुताबिक यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी जो है वो, यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इसकी जो फिक्स्ड एनर्जी है वो है Ep, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, जो सेकंड ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी है वो है En, ठीक है। तो बोहर के मुताबिक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस एनर्जी स्टेट में, ठीक है, उसकी एनर्जी भी Ep होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो En होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल्स की या जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी उस एनर्जी लेवल में या उस ऑर्बिट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी इज दैट ऑफ द ऑर्बिट एनर्जी रिवॉल्विंग, कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशंस, ठीक है। कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह आपको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे क्या करता है, रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट इन रेडिएशन, कि इलेक्ट्रॉन जब कुछ पार्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा या कुछ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में जब वो ट्रेवल करेगा, रिवॉल्व होगा, तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो या मतलब वो कुछ रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है। हमारे पास ये आपको जो आपको मैंने कहा था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी के मुताबिक जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा या वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है। तो जब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी को एमिट करेगा, तो वो जाके न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक हो जाएगा, न्यूक्लियस पे जाके फॉल हो जाएगा और एटम ब्रेक हो जाएगी, एटम नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब कुछ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करता, वो रेडिएशंस को एमिट नहीं करता, ठीक है। तो उसने ये कहा, उसके उसके ड्रॉप इसके पास्टुलेट का मतलब ये था कि यहाँ पे अगर आप एटम की स्टडी करना चाहते हैं तो एटम में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी नहीं चलेगी, ठीक है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी को आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने ये कहा कि वाइल रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशंस, कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है तो वो रेडिएशंस या वो एनर्जी को एमिट नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक चार्ज पार्टिकल के साथ जब एक्सेलरेट होता है, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा। लेकिन बोहर ने ये कहा अपने पोस्टुलेट्स में, बोहर ने अपने पोस्टुलेट में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब कुछ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, वो रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर आपने एटम्स की स्टडी करनी है तो बोहर ने ये कहा था कि अगर आपने एटम्स की स्टडी करनी है तो एटम में आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप एटम की स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए अपनी ही थ्योरी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसने क्या कहा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है। उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट तो करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कहा था, वाइल रिवॉल्विंग इन पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, कि पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो वो रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा, वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट तभी कर सकता है जब वो अपनी एनर्जी लेवल को छोड़ दे, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एटम है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये इसका सेकंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, तो उसने क्या कहा, इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, कि लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो ये एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, ठीक है, ये रेडिएशंस इमिट नहीं करेगा, ठीक है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। एटम्स में क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, यहाँ पे आप देख लें, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जब ये यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो इसके साथ एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए। तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, मतलब वो रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या कहा, बोर्स ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पे ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है, ये रेडिएशंस को एमिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब एटम्स में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो ये एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये तब तक एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब ये अपनी इस एनर्जी स्टेट को छोड़ना है, ठीक है। अगर ये एनर्जी स्टेट, अगर ये इस एनर्जी स्टेट से यहाँ पे इस ग्राउंड एनर्जी स्टेट से इस हाई एनर्जी स्टेट में चाहता है, ठीक है, तो उस केस में ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो आपने क्या करना है, आप उसको हीट ऑफ करेंगे, मतलब आप उसको एनर्जी देंगे, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो ये एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करेगा या ना इमिट करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा तब तक जब तक ये अपनी पोजीशन को ना छोड़े, ठीक है, मतलब जब तक ये अपनी एनर्जी स्टेट को ना छोड़े, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में ट्रेवल करेगा तो उस केस में ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, कि इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या उसने एनर्जी को एमिट करना है तो उसको किसी दूसरी एनर्जी लेवल में जाना होगा, उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या उसने कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करनी है तो उसको अपनी एनर्जी उसे अपना एनर्जी लेवल छोड़ के दूसरा एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी पास्टुलेट ये भी थी, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पास्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, हर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होगा, यहाँ पे रिवॉल्व होगा, इसके बीच कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और उन स्टेट्स को उसने क्या नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। और उसने कहा यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब होगा उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है, और उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। और उसने कहा यहाँ पे इस
एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी होगी जो इस एनर्जी लेवल की, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो इस एनर्जी लेवल की है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो इस एनर्जी लेवल की है, ठीक है। फिर उसने कहा कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, कि इलेक्ट्रॉन जब इस पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में रिवॉल्व होगा तो ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक ये अपनी पोजीशन को छोड़ ना दे, ये किसी दूसरे एनर्जी लेवल में न चले जाए, ये एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा या इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है। कब तक एमिट नहीं करेगा या एब्जॉर्ब नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक ये अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरी एनर्जी में लेवल में ना चले जाए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व होगा तो ये एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से हाई एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने में, ठीक है। अच्छा, फिर जब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा हाई एनर्जी स्टेट में, ठीक है, तो वो जब यहाँ से लो एनर्जी स्टेट में ट्रेवल करेगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक एब्जॉर्ब या एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेगा जब तक वो अपनी एनर्जी स्टेट को ना छोड़ ले, ठीक है। जब तक यहाँ से आ ना जाए या फिर यहाँ से ना आना जाए, ठीक है, तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और जब यहाँ पे ट्रेवल होगा तो यहाँ पे एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रदरफोर्ड का पास्टुलेट था, ठीक है, सॉरी बोर का पास्टुलेट था। अच्छा, फिर इसने सेकंड पास्टुलेट इसका क्या था? सेकंड पास्टुलेट इसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में था, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में किस तरह से था, यहाँ पे आप देख लें कि आपको मैंने क्या कहा है कि बोहर ने अपनी थ्योरी में ये कहा था, बोहर का पास्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो पार्टिकुलर यहाँ पे मतलब एनर्जी जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रेडिएशंस जो है वो इमिट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात भी कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में या कुछ एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। बोहर ने अपने पास्टुलेट में तो ये कहा था, अपने फर्स्ट पास्टुलेट में बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट्स में या कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, मतलब कौन सी एनर्जी स्टेट्स में रिवॉल्व करेगा। तो इसका आंसर भी बोहर ने दिया। उस पे हम क्या, उसने क्या कहा सेकंड पोस्टुलेट में, उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। उसने ये कहा अपने सेकंड पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी स्टेट में, उन एनर्जी स्टेट में या उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर हो, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, n के बराबर हो, ठीक है। तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, L इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा। और यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी स्टेट में इवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ स्पेसिफिक या कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में या कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स में ही रिवॉल्व करेगा, हर जगह पे रिवॉल्व नहीं करेगा। जिस तरह आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर आपके पास एटम है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होगा, यहाँ पे रिवॉल्व होगा, हर जगह पे रिवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये कहाँ पे रिवॉल्व होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे रिवॉल्व होगा, यहाँ पे रिवॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सी जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होगा, ठीक है, और बाकी में नहीं होगा। तो उसका आंसर यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में ट्रेवल करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल में या उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब एन को आप ये वैल्यू नहीं देख सकते, एन इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, एन इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट उसको हम बोलते हैं, और 2 पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो उन एनर्जी लेवल्स में या उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर हो, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 एंड टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, मतलब एन को आप 1.5 1.2.5 इस तरह की वैल्यू आप एन को नहीं दे सकते, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने इसका सेकंड पास्टुलेट ये था कि एल इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है।